अब हम लोग प्रकीर्णाध्याय के अंतर्गत आश्रय योग निरूपणम इसका अध्ययन करेंगे। तो उसमें सर्वप्रथम मेघादि राशियों के नवांश में जन्म लेने वाला लग्न हो तो जन्म लेने वाला जातक कैसा होगा इसका विचार करते हैं। तस्कर भोक्तृ विचक्षण धन्यपति नपुंसका भय दरिद्रा खल पापो ग्रोत कृष्टा मेघादीनां नवांश भवाः। अब यदि अगर लग्न कोई हो और लग्न का नवमांश मेघ का हो तो उसमें क्या हो, कोई लग्न हो नवमांश वृक्ष का हो, जैसे मान के चलिए कोई उदाहरण ले लीजिए तो मेखे का उदाहरण ले लीजिए। मेख लग्न हो और 10 जो अंश 15 कला 20 विकला यह लग्न का मान हो तो कौन से जो है किस कैमा नवमांश में उसका जन्म हुआ बताइए। मान के चलिए किसी का लग्न है, लग्न का मान है 0 10 15 20 तो वो कैमा नवमांश में होगा। एक नवमांश का मान होता है 3 अंश 20 कला तो 3 नवमांश जो है तो बीत गया 10 अंश तक, तीसरा बीत गया, चौथा में उसका जन्म हुआ तो मेखे नवांसा मेघाद्या, मेघ में मेघ से ही प्रारंभ किया जाता है तो उसका कौन से किस नवमांश में जन्म हुआ कर्क में। ऐसा ही सर्वत्र विचार करिएगा। अब यहाँ फल दे पर तस्कर विचक्षण धनी नृपति नपुंसक अभय दरिद्रा खल पापो ग्रोत कृष्टा मेघादीनां नवांश भवाः। अब मेघ राशि के नवंश में जिनका जन्म होता है वह तस्कर होता है। तस्कर माने चोर होता है, समझ गए। वृक्ष के नवांश में भोक्त्री भोगी होता है, भोग करता होता है। मेघ के नवांश में विचक्षण अर्थात बुद्धिमान होता है और कर्क के नवमांश में जन्म लेने वाला धनी धनवान होता है। सिंह के नवमांश में जन्म लेने वाला नृपति माने राजा होता है। कन्या के नवमांश में जन्म लेने वाला नपुंसक होता है। हाँ, और तुला के में अभय अर्थात निर्भीक व्यक्ति होता है, निर्भय होता है। और वृश्चिक के नवमांश में दरिद्र होता है। धनु के नवमांश में खल होता है, यानी खल माने दुष्ट। और मकर के नवांश में पाप होता है, पापी होता है। और कुंभ के नवमांश में उग्र होता है। उग्र समझिए, क्रूर समझिए।
और मीन के नवमांश में उत्कृष्ट होता है, अर्थात बहुत श्रेष्ठ होता है। यही नवमांश में जन्म, जैसे जन्म समय में लग्न से जो है फलादेश करते हैं, उसी प्रकार जन्म में कौन से नवमांश में जन्म है उसके आधार पर फलादेश करने से जो है विचार करने का मिलता है। ये तो हो गया मेघादि नवमांश का फल। अब कहते हैं स्वराशिगत ग्रहों के फल, जो जन्म समय में स्वराशि माने समझते हैं अपने राशि, यानी जैसे सूर्य का अपना राशि कौन हुआ? हाँ, यस। और मंगल का कौन हो गया? ठीक है। और चंद्रमा का? ठीक है। बुध का? हाँ। और बृहस्पति का? मीन। मीन। हाँ। शुक्र का? हाँ। शनि का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। ठीक, तो वैसे ही ग्रह अपनी राशि में रहने से उसका क्या फल होता है वो बता रहे हैं। कुल तुल्य कुलाधिक बंधु मान्य धनी भोगी नृप समन विवृद्ध्या किंचन्योना गृह गई है। अब देखिए, एक ग्रह यदि अगर कुंडली में 7 ग्रह होता है ना, तो कुंडली के अंतर्गत यदि एक ग्रह अपनी राशि में हो, स्वगृह हो, तो अपने कुल के अनुसार होता है। जैसा उनका पिता पितामह आदि होते हैं, उनके सदृश वो होता है। फिर कहते हैं तो कुल तुल्य हो गया। कुलाधिक, यदि 2 ग्रह स्वगृह हो तो क्या कहता है? कुलाधिक यानी कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ होता है। हाँ। और अगर 3 ग्रह जो है स्वगृही हो तो बंधुमान्य, अपने बंधु बांधवों में मान्य होता है वह। और यदि अगर 4 ग्रह अपने स्वगृही हो तो धनी होता है। 5 ग्रह अगर हो तो भोगी। 6 ग्रह हो तो नृपसम, राजा के समान। और 7 ग्रह यदि अगर हो तो नरेंद्र, यानी कि नृप श्रेष्ठ राजा में श्रेष्ठ राजा होता है, महाराजा होता है। समझ गए? अब कहते हैं यह तो स्वर्क्षगतैक विवृद्ध्या किंचिन न्यूना सुहृद ग्रह करे। अब कहते हैं एकादि ग्रह ऐसे ही यदि अगर अपने मित्रादि ग्रह घर में हो, एक ग्रह यदि मित्र के घर में है तो थोड़ा सा न्यून, 2 है तो 2 ग्रह जो अपने घर में रहेंगे, 2 ग्रह रहने से कुलाधिक होता है ना, तो उससे थोड़ा न्यून। अगर 3 ग्रह यदि अगर स्वमित्र के घर में हो
तो 3 ग्रह जो अपने घर में रहने से होता है उससे थोड़ा कम, लेकिन होता है वही फल। यही बात विचारने के लिए कहते हैं। अब कहते हैं कि सोचगत ग्रहों के फल, सोचगत। अब तो धमाका जी राशि में आप समझ लिए, आपको राशि आता था, नवमांश में भी समझ लिए। अब हम तो पूछेंगे आपसे कि कौन ग्रह का कौन सा भाव, राशि कौन सी राशि उच्च है। जब वह आप समझिएगा तब न जो है फलादेश कीजिएगा। यहाँ तो फल देंगे हर समय, तो आपको ये नहीं बताते रहेंगे कि बृहस्पति का कर्क उच्च है, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च होते हैं, हर समय तो नहीं कहेंगे। यहाँ तो केवल अपना ये कहते वंश भवा भवन्ति राजानः पंचादिभिरन्य कुलोद्भवाश्च तदवत् त्रिकोण गतैः। अब देखिए क्या कहते हैं कि प्रवृत्ति नृपवंश भवा भवन्ति राजानः। यदि 3 ग्रह उच्च हो तो राजा के वंश में जन्म लेने वाला राजा होता है। अब यहां तारतम्य करना है कि अब कामेश्वर सिंह राजा महाराजा तो अब नहीं रहे, ये तो स्वतंत्र भारत हो गया, राजतंत्र तो है नहीं, तो यहां अब राजा कौन होगा। तो राजा हुए आपको आज का जो एमएलए, एमपी, ये नेतागण जो हैं ये राजा होते हैं। आजकल यही तो ये मंत्री उससे भी कुलश्रेष्ठ महाराजा है। तो राज्यपाल जो है गवर्नर साहब वो महाराजा है, नीतीश बाबू हैं मुख्यमंत्री जी, वो जो है मतलब आपके मतलब महाराजा हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है ना। तो उनमें महाराजा का जो है तो वो अपना है। तो यही बात है। तत्री प्रवृत्ति भिरुच्चस्ते नृपवंश भवा भवन्ति राजानः। अगर 3 ग्रह कुंडली में उच्च होकर के बैठा हो तो राजवंश में जन्म लेने वाला राजा होता है। तो देखते हैं लालू जी का बेटो सब राजा हो गया है ना, ऐसे ही होता है सभी एमएलए एमपी के। फिर कहते हैं पंचादिभिरन्य कुलोद्भवाश्च तद्वत् त्रिकोण गतैः। और यदि अगर यह तो 3 या 4 ग्रह उच्च हो तो राजकुल में उत्पन्न जातक राजा होता है, और यदि 5 या 5 से अधिक ग्रह उच्च का हो तो वह किसी भी कुल में जन्म लेने वाला जातक राजा होता है। फिर कहते हैं और क्या, तद्वत् त्रिकोण गतैः। इसी प्रकार त्रिकोणग्रत ग्रहों की भी फल समझने चाहिए। त्रिकोणगत यहाँ इससे लीजिएगा, मूलक त्रिकोण से लीजिएगा। मूलक त्रिकोण स्था भवन्ति तथा तथाधिको धनी भवति। सभी ग्रह का जैसे स्वगृह होता है, उच्च गृह होता है, वैसे ही मूलक त्रिकोण भी होता है। जैसे शनि का अपना घर
मकर है, कुंभ उसका मूल त्रिकोण है, बृहस्पति का मीन मूल त्रिकोण है, बुध का कन्या 15 अंश तक उच्च है, तो 15 अंश के बाद वो मूल त्रिकोण है। ऐसे ही सभी ग्रह का है मूल त्रिकोण। चलिए, तो ये तो आप टटका टटकी वाला केवल जो है मिठाई खाने वाला फल तो ले लिए, अब कुछ कुछ खटाई भी होना चाहिए। तो अगर शत्रु राशि में एवं नीच राशि के गत ग्रहों के फल कहते हैं, ये तो जानते हैं। जिस प्रकार से जो ऊंच होता है जिस भाव राशि में, ठीक उससे 7वें भाव में उतना ही अंश पर नीच भी ग्रह होता है। जैसे बृहस्पति कर्क में ऊंच है तो मकर में नीच राशिगत है, उससे 7वां मकर हुआ ना। सूर्य मेष राशि में उच्च है तो उनसे 7वां तुला में नीच। बस इसी प्रकार बुध कन्या में उच्च है तो मीन में जाके नीच है। हाँ, तो यही जो है मतलब कि है। तो अब देखिए फल इसका निर्धन दुखित मूढ़ व्याधित बंधाभितप्त बधम भाजः एकोत्तर परिवृद्ध्यानि च गतै शत्रु गृह गैर्वा। अगर जन्म समय में एकोत्तर वृद्धि से इस फल को जानिए, एक ग्रह अगर इसमें हो नीच हो तो निर्धन, दूसरा ग्रह यदि अगर मतलब नीच का है, 2 ग्रह नीच का है तो दुखी, 3 ग्रह नीच का है तो मूर्ख, 4 ग्रह नीच का है तो रोगी, 5 ग्रह नीच का है तो बंधन का भागी, अर्थात जेल में भोगने, जेल काटने का उसको जो है योग। और 6 ग्रह जो है यदि अगर मतलब नीच का है तो उसको क्या कहते हैं कि वह जो है मतलब ताप से पीड़ित रहता है और फांसी लगने का उसका योग है, वो उसको फांसी लगता है। इसी प्रकार शत्रु के घर में भी यही समझ लीजिए, अगर एक ग्रह शत्रु गृही हो तो वो जातक निर्धन होता है, 2 ग्रह यदि शत्रु गृही हो तो दुखी होता है, 3 ग्रह हो शत्रु गृही तो मूर्ख होता है, 4 ग्रह शत्रु गृही हो तो रोगी होता है, 5 ग्रह यदि अगर हो शत्रु गृही तो जेल जाने वाला होता है, 8 और 6 ग्रह यदि अगर शत्रु गृही हो तो वही बद्ध होने जो है। समझ गए? क्या बलराम जी किधर देख रहे हैं? ओ बलराम जी, नहीं बलराम जी कैसे हो जाएंगे? बलराम जी देखते हैं टोपी उपी लगा के हैं आज। चलिए, तो ये तो बीच में आपको थोड़ा सा खटाई और मिर्चाई मिल गई। अब फिर चलिए मिठाई खाने का जोग आ गया, राजयोग आ गया। एको इंद्रपति जन्म पदो ग्रह सोचगः सुहृदृष्ट। अब देखिए क्या सुंदर है, सहज भाव में राजयोग बना देते हैं। यदि
स्व उच्चगत एक भी ग्रह जन्म कुंडली में सुहृद दृष्टा मित्र के द्वारा देखा जाता हो तो जातक नृपः नृपति राजा होता है। एकोपे जन्म ग्रह सोचगः सुहृद दृष्टा नृपति। जन्म काल में कुंडली में एक भी ग्रह यदि अगर अपने उच्च में बैठा हो और अपने मित्र के द्वारा देखा जाता हो तो राजयोग होता है, राजा होता है। समझे? हैं? बोलिए। हैं? आप देखिए इसमें उदाहरण की क्या बात कहते हैं। अब मान के चलिए सूर्य है, वो मेघ में बैठे हैं और बृहस्पति के द्वारा दृष्ट हैं। सूर्य का उच्च कौन सा हो गया? सूर्य का उच्च तुला हो गया। हमारे मेष में बैठे हैं सूर्य और बृहस्पति उनका मित्र है, चंद्रमा भी मित्र है, मंगल भी मित्र है। यदि इनमें से कोई उनको पूर्ण दृष्टि से देखता हो, सप्तम भाव की दृष्टि से देखता हो, बृहस्पति को तो और अधिकार है। पंचम भाव, नवम भाव और सप्तम भाव तीनों में से किसी भाव से देखता हो तो मतलब उनको क्या हो गया? राजयोग हो गया। हाँ, समझ गए? उदाहरण में समझ गए ना? फिर क्या कहते हैं? बल भी केंद्रोपगत स्त्री प्रवृत्ति भी रवनि पाल भवः। बल भी अर्थात 3 या 4 बलवान बल से युक्त होकर के केंद्र में यदि अगर ग्रह बैठा हो, 1 4 7 10 उसमें कहीं भी बैठा हो, 3 या 4 ग्रह बलवान होकर के, ये नहीं कि कमजोर होकर के, शत्रुग्रही होकर के, ये सब नहीं, बलवान होकर के यदि बैठा हो तो क्या होता है? राज वो होता है केंद्रोपगत स्त्री प्रवृत्ति अवनिपाल भवः। तो वो राज कुल में जन्म लेकर के और राजा होता है। अवनि माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी पालक यानी राजा होता है। समझ गए ना? अब फिर कहते हैं इसमें कि 5 से अधिक बलवान ग्रह अगर केंद्र में हो तो राजा में के कुल में उत्पन्न जातक राजा होता है। अब अन्य राजयोग कहते हैं। अन्य कौन सा राजयोग होता है वो भी सुन लीजिए। वर्गोत्तमगे चंद्रे चतुराद्यैर्वीक्षिते विलग्ने वा नृप जन्म भवति राज्यं नृप योगे बलयुत दशायाम। अब जन्म समय में चंद्रमा वर्गोत्तमगे चंद्री, लग्न वर्गोत्तम नवांश में हो और चतुराद्य वीक्षिते विलग्ने, और अन्य जो 4 या 5 ग्रह के द्वारा देखा जाता हो तो राजा जन्म लेता है। उस समय में यह कह देना चाहिए कि ये तो राजा जन्म लिया है, यानी जातक ये आगे चल करके राजा होगा। समझ गए? समझे हो?
हैं? नहीं समझे? नहीं समझे, बिल्कुल नहीं। तो फिर कहते हैं जी काहे बोल दिए, जी काहे बोल दिए। अब देखिए, हाँ, आप कहाँ समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं वो हम समझ जाते हैं। वर्गोत्तमगे चंद्रे चतुराद्यैर वीक्षिते विलग्ने वा। अब चंद्रमा मान के चलिए या लग्न, मतलब वर्गोत्तम नवांश में, अर्थात अपने मित्र के नवमांश में, स्व नवमांश में, या अपने उच्च भाव में बैठे हों, समझ गए। और चतुरार्धे 4 या 5 ग्रह से वीक्षिते देखे जाते हो, समझे। यानी कि चंद्रमा मान के चलिए वृक्ष राशि उनका उच्च में है, वो उसमें बैठे हैं और उनको जो है अपने शुभ ग्रह द्वारा देखे जाते हो, 4-5 ग्रह उनको देखते हो, हैं? तो नृप जन्म भवति, तो समझ जाइए कि यह राजा का जन्म हुआ है, ये बच्चा आगे चल करके राजा होगा, समझे। फिर कहते हैं राज्यं नृप योगे बलयुत दशायाम। अब ये राज्य कब मिलेगा, यह भी कहेगा लोग। आप कह दीजिएगा कि ये बच्चा आगे जाकर के राजा होगा, तो राजा होगा कब, बुढ़ापा में, जवानी में, या मध्यावस्था में। तो वो जो 4 या 5 ग्रह देखता हो उनको, उनमें जो बलवान ग्रह होगा उसके महादशा और अंतरदशा में उसको यह राजयोग आएगा, समझे। यानी कि अब चंद्रमा को अपने उच्च राशि में बैठे हैं और बृहस्पति के द्वारा देखे जाते हो, तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल आदि के द्वारा देखे जाते हैं, और उसमें सबसे बलवान बृहस्पति हो, तो बृहस्पति के महादशा अंतरदशा में उसका राजयोग आएगा, समझ गए। अब नहीं कोई संदेह है, चलिए। तो ये जो है हम लोग लगभग 2-3 अध्याय में केवल प्रकीर्णाध्याय पढ़े हैं। उस प्रकीर्णाध्याय में कौन कौन सा विषय है पढ़े हैं, उसका इस 7वां श्लोक में कह रहे हैं, समझे ना। उडुपति जोग समागम शील संदर्शनानि भावाश्च आश्रय राज्य प्रभावाश्चाध्यायेस्मिन् क्रमेणोक्ता है। ये प्रकीर्ण का अध्याय जो है, इसमें कौन कौन प्रकरण हम लोग पढ़े हैं, ये उडुपति यानी कि लघु जातक में जो है, मतलब प्रकीर्णाध्याय के प्रथम में पढ़े हैं। अनफा, सुनफा, दुर्धरा, केमद्रुमाक्षा राशि जोगा पढ़े हैं ना पहले। दूसरे प्रकीर्णाध्याय में क्या पढ़े हैं, द्विग्रहादि जोगा, प्रव्रज्या जोगा समागमा। तीसरे में पढ़े हैं
अस्थिर विभूति मित्राद्यानि राशिशीलानि है। चौथा में पढ़े हैं क्षेत्राधिप संदृष्टि इत्येव माद्यानि संदर्शनानि। पांचवा में पढ़े हैं कि पुष्णन्ति शुभा भावान नित्येव माद्या भावा। छठे में पढ़े हैं अंशक स्वरूप कुल कुल्याद्यास्तजोगा। और इस सातवा में अंतिम में पढ़े हैं एकोपिंद्रपति जन्म प्रतः इत्याद्य राजयोगा। एकस्मिन प्रकरणाध्याये क्रमेणोध्या। इतना हम लोग इस प्रकरणाध्याय में पढ़े हैं। आगे है आपको नाभस योग, समझे ना। तो आज हम लोग इस अध्याय का प्रकरणाध्याय को यही संपन्न करें और इसका पूर्णतः बढ़िया से अपने में उतारें। फिर जो है आगे कल हम लोग नाभस योग पढ़ेंगे, है ना। क्या खूब चिरंजीव रहो, खूब मस्त रहो। आनंद आनंद आता है ना।